साथियों नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हो गया था। आज उससे आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी पढ़ने वाले अपने दोस्तों के बीच, साथियों के बीच शेयर भी करें। अभी हम लोग जो ये श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को, जो इससे पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप सब अवगत ही हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की आई हुई है, जिसमें सभी विषयों में बहुत अच्छी संख्या में सीट है। हिंदी विषय में भी बहुत अच्छी संख्या में सीट आई हुई है। तो यह आवश्यक है आपके लिए कि आप परीक्षा की प्रकृति को समझें, किस तरह के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदी विषय के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो किस तरह के पूछते हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा और यह आपका एक प्रैक्टिस भी होगी। तो यह कई दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें विकल्प डी गलत है, क्योंकि महायोगी जो है वो शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से एक जीवनी परक उपन्यास लिखा है। उनकी अन्य कृतियां हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूस, मंजूषिमा कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, दादी माँ, नन्हा आदि। निबंध संग्रह है शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक आदि। अगला प्रश्न है डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। ऑप्शन है दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश देशांतर। कमलेश्वर की डायरी है देश देशांतर 1992 में प्रकाशित हुई। रघुवीर सहाय की दिल्ली मेरा परदेश 1976 में प्रकाशित। राजेंद्र अवस्थी की सैलानी की डायरी 1976 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त को मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा तथा मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी रचनाओं के विवरण इस प्रकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है दो आब 1947 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं हैं, कुछ और गद्य रचनाएं नाम से 2 पुस्तकें हैं। रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रेमचंद और उसका युग 1952 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, 3 भागों में है, 1969, 1972 और 1976 में प्रकाशित। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरा का मूल्यांकन आदि पुस्तकें रामविलास शर्मा की। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 में, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र किसका है। ऑप्शन है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा,
वियोगी हरिकृत मेरा जीवन प्रवाह, आचार्य चतुर्सेन कृत मेरी आत्मकहानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य की जो प्राचीनतम आत्मकथा है वह बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा है। यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का विवरण ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है। ऑप्शन है अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, पीर पर्वत, जूठन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलती हुई नदी। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में है। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी, जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, 1996 में प्रकाशित, 3 खंडों में विभक्त है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है जूठन, जो 1997 में प्रकाशित है, दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह निबंध संग्रह कुटच से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसी चंदन घिसें, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्याय और आवारा भीड़ के खतरे। हरिशंकर परसाई अपने व्यंग विधा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। व्यंग्यात्मक निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है अलका गांधार राजकुमारी है, ऑप्शन बी है कल्याणी मगध की पटरानी है, ऑप्शन सी है कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, ऑप्शन डी है राक्षस नंद का मंत्री है। तो इसमें ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि कल्याणी जो है वो मगध की पटरानी नहीं बल्कि मगध की राजकुमारी है। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है भाषा प्रतीक व्यवस्था है, ऑप्शन बी है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ऑप्शन सी है भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, ऑप्शन डी है भाषा व्यवहार सामाजिक है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि भाषा प्रतीक व्यवस्था है किसी वस्तु, चिन्ह, पहचान या प्रतिरूप को प्रतीक कहते हैं, जो सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा परिवार तथा समाज के अनुकरण से सीखी जाती है। यह व्यवहार सामाजिक होती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्त्स्य ध्वनियों के उच्चारण में ऑप्शन ए जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, ऑप्शन बी जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, ऑप्शन सी जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है, ऑप्शन डी जिह्वा की नोक ओठों को स्पर्श करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्त्स्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। हिंदी में न, ल, र, स वत्स ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, री ध्वनि है। ऑप्शन है उत्क्षिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक, संघर्षी। तो यह कैसी ध्वनि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें है मूर्धन्य। री जो है वह मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य में री है, ट वर्ग है, र और श। उत्क्षिप्त में ङ और ढ है, पार्श्विक में ल है, संघर्षी में श, स, ह, ख, ग, फ और ज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343,
अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 351। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, संथाली, मैथिली एवं बोडो। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? ऑप्शन है अ, आ, क, ख, अंग, अह, ड़ और ङ, ड़ और ढ। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अंग, अह जो है ये अयोगवाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है? लेखा परीक्षक, ऑडिट, दुरभिसंध, कोल्यूजन, सम्मति, कॉन्सेंसस, रिश्वत, ब्राइब। इसमें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि लेखा परीक्षक का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो ऑडिटर होगा, जबकि ऑडिट का अर्थ लेखा परीक्षा होता है। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि ध्वनियों के संबंध में, उच्चारण स्थान के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ से आपको संकेत मिलता है कि आप कम से कम उच्चारण स्थान, महाप्राण ध्वनियाँ और इनके विषय में विशेष तौर पर आप फोकस रखें। तो निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन है क, ग, च, ज, प, ब, ढ़ और ध। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ड़ और ध। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी ख, जैसे क के बाद ख, ग के बाद घ चौथा आएगा, फिर च के बाद छ दूसरा, झ चौथा, उसी तरीके से ट के बाद ठ दूसरा, ड और उसके बाद ढ चौथा, फिर त के बाद थ दूसरा, ध चौथा। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, श्र और स एवं ह और विसर्ग भी महाप्राण है। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण तथा अंतस्थ यानी य, र, ल, व जो है यह अल्पप्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है? ऑप्शन है सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व तो नहीं होता। तो इसमें सही है ऑप्शन ए, सभी स्वर सघोष होते हैं। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष या सघोष अथवा तथा अघोष। घोष यानी सघोष वर्ण कौन होंगे? इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन तथा य, र, ल, व, ह जो है ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 31 होती है। अघोष वर्ण इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती, जिसके कारण वायु आसानी से बाहर निकल जाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, स इसकी संख्या 13। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? ऑप्शन है ज्ञानम परमम ध्येयम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अहर्निश सेवामहे, योग क्षेमम बहाम्यहम। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। इसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात बहुत लोगों के हित के लिए तथा बहुत लोगों के सुख के लिए। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ऑप्शन ए, नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी, धन, श्रम और समय की बचत होती है। ऑप्शन डी, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि ई कॉमर्स या ई व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे नहीं होता। इंटरनेट के जरिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय विश्वास की कमी होती है, क्योंकि भौतिक दुकान की तरह हम अपने प्रोडक्ट को पास से नहीं देख सकते और ना ही छू कर उसकी क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं।
इसलिए प्रोडक्ट के सही या गलत होने की शंका बनी रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अव्यय। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात प्रत्येक स्थिति में वो अपने मूल रूप में बना रहता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भर्तृहरि। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित हैं 3 लोग सम्मिलित हैं, जिसमें पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। भर्तृहरि संस्कृत के एक महान कवि और संस्कृत साहित्य के इतिहास में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भर्तृहरि मुनित्रयी के विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग बार बार इसका रिवीजन करें, ऑथेंटिक किताबों से पढ़ें और सिलेबस पर फोकस रहें। इसके अलावा मेंस की परीक्षा की जो तैयारी है वो भी आपको अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तैयारी के फेज़ में 4 साल, 5 साल, 2 साल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक की परीक्षाएं जो है वह मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव होती थी। इसलिए अभी आवश्यक है कि आप कलम उठा लें और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। क्वेश्चन बनाएं। वे क्वेश्चन आप अपने एमए के टाइम में जो क्वेश्चन आपको मिलते थे, ग्रेजुएशन के टाइम में जो प्रश्न आपने देखे हैं, पहले आप सीधे सीधे उन प्रश्नों को कम शब्दों में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको आप पहले प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। और पहले तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसलिए आप कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से आपकी तैयारी हो और आने वाले समय में आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्तरों पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।